नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार कैलकुलस की क्लास में किसी न किसी टॉपिक को लेकर आप सबके बीच आते हैं और बातचीत करते हैं। आज एक बार फिर एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आपके साथ हम हाजिर हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जो बच्चे 12वीं क्लास का पेपर दे रहे हैं उनसे मेरी राय है कि अच्छे से तैयारी करिए और सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नियम सरकार ने बताए, उन नियमों का आप पालन करें परीक्षा के दौरान और अच्छे से तैयारी करके पेपर दीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छी सफलता आप लोगों को मिलने वाली है। हाँ, इतने समय बाद आपका पेपर होता है तो ये मुश्किल घड़ी तो है, लेकिन आपको इससे कभी भी पीछे नहीं हटना है। आज अपन बातचीत करना चाहते हैं इस क्लास में टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। अभिलंब और स्पर्श रेखा क्या होती है, उस विषय पर अपनी बातचीत रहने वाली है। तो देखिए प्यारे बच्चों कि कैसे कैसे अपन अभिलंब और स्पर्श रेखा के संबंध में बात करेंगे। तो एक अपना है टेंजेंट, एक नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के संबंध में अपनी बातचीत होनी है। टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, अपने को एक बात यहाँ समझनी है। सबसे पहला सवाल तो मूलभूत यही है आपके लिए कि स्पर्श रेखा और अभिलंब कहते किसे हैं, कौन सी चीज़ स्पर्श रेखा है, कौन सी रेखा अभिलंब है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लो आपके पास कोई भी वक्र दिया हुआ है, वो ऐसे है, ठीक है। ऐसे नहीं होकर वो ऐसे भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वक्र कैसा भी हो सकता है। इस वक्र पर बहुत सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं आपने खींच रखी है, ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं इस वक्र को काटते हुए जा रही है। आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, एक ही बिंदु पर बहुत सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है। किसी भी वक्र पर खींची गई जितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनमें से एक ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा होती है जो वक्र को किसी एक अद्वितीय बिंदु पर टच करती है, एक यूनिक पॉइंट पर उसको प्रतिच्छेद करती है, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा जो दिए गए वक्र को एक अद्वितीय बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उस वक्र की स्पर्श रेखा। जैसे ये वाली रेखाएं सब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये रेखा जो है वो सिर्फ इसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर। अगर इस P बिंदु पर इसको स्पर्श करती है तो ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये इसका क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। और ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को कहा जाएगा टेंजेंट पॉइंट, या इसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसे, स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। दोबारा सुन लो प्यारे बच्चों, एक ऐसी रेखा जो दिए गए वक्र को एक अद्वितीय बिंदु पर स्पर्श करती है या टच करती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, और उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप कहोगे फिर स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा तो समझ में आ गई हमें, अभिलंब किसको कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लो आपके पास ये वक्र दिया हुआ है, वो यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वक्र अपना। इस वक्र पर आपने एक स्पर्श रेखा खींची है जो ये वाली है, ये ऐसे जाती है, ये इसका स्पर्श बिंदु है। तो एक ऐसी रेखा जो इस स्पर्श बिंदु से होकर तो जाती हो, लेकिन इस स्पर्श रेखा के लंबवत हो। एक रेखा जो स्पर्श बिंदु यानी P से होकर जाती है और स्पर्श रेखा के ठीक लंबवत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब, ठीक है, उसे अभिलंब कहते हैं। और ये रेखा इसे टेंजेंट कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती है। स्पर्श रेखा और अभिलंब, यानी ये N और जो T है, N और जो T है, वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसी रेखाएं हैं
जो एक बिंदु पर ही वक्र को स्पर्श करती है वो तो स्पर्श रेखा कहलाएगी, और एक ऐसी रेखा जो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है और स्पर्श रेखा के ठीक लंबवत होती है, उस रेखा को प्यारे बच्चों अभिलंब कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। इसको मैंने एन इसलिए लिखा है कि ये नॉर्मल है, इसको टी ऐसे लिखा है कि ये टेंजेंट है। स्पर्श रेखा और अभिलंब की परिभाषा में आपको शायद कोई परेशानी नहीं है। अब अपने को इसमें कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ना है उस पर थोड़ी बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं मैं, कि भाई अपने को परिभाषा मात्र थोड़ी पढ़नी है। परिभाषा तो अपन जानते हैं, हर कोई जानता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब किसको कहते हैं, लेकिन अपने को इस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी बिंदुओं का अध्ययन करना है। सबसे पहले अपने को अध्ययन करना है स्पर्श रेखा व अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। दूसरा टॉपिक अपने को यहां पढ़ना है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता। अगला टॉपिक अपने को यहां पढ़ना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। इसके बाद अपने को बातचीत करनी है यहां अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण। इन इतने विषयों पर यहां बातचीत आपकी होनी चाहिए। पहले जो आती थी बुक उसमें इससे आगे का डिटेल भी था, लेकिन आपके सिलेबस में आजकल ये 4 ही बिंदुओं को समाहित किया गया है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, उसके साथ साथ इसके अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था अभिलंब की लंबाई और स्पर्श रेखा की लंबाई, अधो अभिलंब की लंबाई और अर्ध स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। ये अधोस्पर्शी कह सकते हैं उसे आप, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, टेंजेंट और नॉर्मल, इन सब की लेंथ ज्ञात करना भी सिलेबस में था, लेकिन आजकल वो हटा दिया गया है, तो उस पर अपन बातचीत यहाँ नहीं करेंगे। अपन सिर्फ इन 4 ही बिंदुओं पर बातचीत अपनी समाहित रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बातचीत मैं आपसे करना चाह रहा हूँ स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, इस विषय पर अपनी बातचीत होनी है। तो देखिएगा जरा कि किसको तो कहते हैं अपन स्पर्श रेखा की प्रवणता और किसको कहते हैं अभिलंब की प्रवणता। सबसे पहले अपने को एक ग्राफ लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ से एक ग्राफ आपके लिए बनाता हूँ। ये है आपका एक वक्र, जिस पर एक रेखा ऐसे खींची मैंने और ये वक्र इसको टच करते हुए जाता है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये रेखा जो आपको दिखाई गई है वो इसका टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है ये। अगर ये स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श रेखा के ठीक लंबवत इधर से जाने वाली एक रेखा ऐसे और मैंने खींच दी, ये इसका नॉर्मल है, यानी ये अभिलंब है और ये इसका टेंजेंट है। शायद ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। ये स्पर्श रेखा इसके साथ जो कोण बनाती है वो साई है अपना। ये कोण आप लोगों को मालूम है ये 90 डिग्री का है, और अगर ये 90 का है तो ये वाला एंगल कितना होगा, प्रत्येक बच्चा इस बात को जानता है कि ये होगा 90 और ये होगा 90 प्लस कितना साई, ठीक है प्यारे बच्चों। वक्र जो अपना है वो y बराबर fx है। y बराबर कितना है, fx है। सबसे पहले ध्यान करिएगा कि ये पॉइंट अगर आपका m है और ये पॉइंट अगर आपका क्या है l ले लेते हैं अपन, ये पॉइंट अगर P है तो इसके बिंदु x1 और y1 पर, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आपका दे रखा है x1 और y1 पर, आपसे पूछेगा इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ वक्र आपको y बराबर fx, इसके बिंदु x1 और y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो पहले तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा स्पर्श रेखा या रेखा वाले चैप्टर में कि कोई भी रेखा x एक्स के साथ धनात्मक जो कोण बनाती है उस कोण की स्पर्श ज्या यानी tan थीटा उस रेखा की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। तो यदि आपको ये साई दिया हुआ हो ना, ये वाला साई एंगल, तो आप लोगों कह सकते हो कि इस mt का मतलब टेंजेंट है, इसकी प्रवणता का मान होगा कितना, tan और साई, इतना हो जाएगा। लेकिन अब जो दिया हुआ आएगा उसमें आपको वक्र का समीकरण दिया हुआ आएगा और आपसे ये कहेगा कि इस पॉइंट पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो dy/dx दिया हुआ है उस dy/dx का, मान लो आपको y बराबर fx दे रखा है, इसका सबसे पहला काम आपको करना है dy/dx निकालना है। dy/dx बराबर क्या आ गया आपका f डैश x आ गया।
इस पॉइंट पर इस dy/dx का जो मान होगा, एट पॉइंट लिख देता हूं यहां, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट P कौन सा है, x1 और y1 है। इस x1 और y1 पर जो आपकी dy/dx की जो वैल्यू होगी, वो जो f' आएगा वो भी इस रेखा की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। यानी इस वक्र के इस बिंदु पर जो डेरिवेटिव होगा, dy/dx होगा, उस dy/dx की वैल्यू इस स्पर्श रेखा की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। देखिए इस समीकरण से इसका मान ये है, इस समीकरण से इसका मान ये है। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर मैं ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि यहां स्पर्श रेखा की जो टेंजेंट है वो mt लिख दो, उसको आप लोग tan साई लिख दो, उसको आप लोग क्या लिख दो, dy/dx लिख दो। dy/dx भी किस पॉइंट पर होगा, वो होगा x1 और y1 पॉइंट पर। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कहलाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, या आप कह सकते हो इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट, या स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता, या इसी को आप लोग कह सकते हो ढाल, किसकी, स्पर्श रेखा की। कौन सी स्पर्श रेखा की, ये जो आपको mt दिखाई दे रही है, इस mt स्पर्श रेखा की ये क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। इधर भी लिख देता हूं, स्पर्श रेखा की प्रवणता के संबंध में आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे तो आपको याद रखना है mt बराबर, सबसे पहला तो ये याद रखना है dy/dx है, अगर पॉइंट x1 और y1 पर का है। और इस 8वें चैप्टर में तो सब जगह आपका यही काम आएगा, वो फॉर्मूला कहीं काम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद मेरी। इसके बाद देखिए ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाला अभिलंब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आपको समझ में आता होगा। और जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, जैसे ये है, इसकी प्रवणता m1 है और इस रेखा की प्रवणता अगर m2 है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है m1 × m2 इक्वल टू आपका -1 होता है। सबको याद होगा, ये दो लंबवत रेखाएं, जैसे एक ये रेखा है, एक ये वाली रेखा है, इन दोनों को अगर आप देख सकते हो ये अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की प्रवणताएं जो हैं उनका गुणनफल जो होगा वो -1 होगा। समझ में आ गई। तो अब देखिए अपने को पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। यानी यहाँ आपको याद रखना है कि mt का तो मतलब मैंने यहाँ लिखा क्या है, किसकी प्रवणता लिखी है, इसको ऐसे लिख दो आप लोग m और t, इसका मतलब स्पर्श रेखा टेंजेंट की स्लोप है ये। डॉट यहाँ लिख दो n का मतलब यहां मैंने लिखा है ये नॉर्मल की प्रवणता है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो -1 है। समझ गए। अब अपने को mt मालूम है, mn निकालना है, तो यहां लिखोगे mn बराबर -1 mt की वैल्यू जो होगी वो होगी m और t, ऐसे लिख दो एक बार। फिर यहाँ आएगा mn -1/mt की वैल्यू आपके पास है dy में कितना है, dx है। किस पॉइंट पर है ये, x1 और y1 पर पॉइंट पर है। ये जो आपके सामने लिखा है -1/dy/dx, ये कहलाता है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता आप लोग लिख सकते हो, यानी m और n, mn का मतलब नॉर्मल की आपको स्लोप बतानी है तो इसको लिख सकते हो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब दोनों में से आप कोई सी भी एक चीज निकाल लो, बस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लोगे तो आपको अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात हो जाएगी। यानी mn निकालना है तो mn के लिए क्या करोगे, -1 करो बटे में स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर आपने पहले ज्ञात कर रखी है तो उसका भाग दे दो, वो आपके अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। सबसे पहला काम आपको जब नहीं दे रखा हो सवाल में प्रवणता के बारे में, तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, या तो स्पर्श रेखा और या अभिलंब की क्या निकालनी है, प्रवणता। सवालों पर अपन बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इन चीजों का मीनिंग समझते जाओ एक बार। आपको दोनों बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये जो लिखा हुआ है वो आपके पास कितना है, सबको मालूम चल गया होगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता है बिंदु P x1 और y1 पर। अगर ये कोण दिया हुआ हो तब तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, mt बराबर tan साई अपन ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब साई कोण अपने को नहीं दिया हुआ होता है प्यारे बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, उस दिए गए वक्र का dy/dx क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और उस वक्र का जो dy/dx आया है उस पॉइंट पर, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। समझ में आ गई।
अभिलंब की प्रवणता हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर नहीं होती है। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल जो होता है वो -1 होता है। इसका मतलब है अभिलंब की प्रवणता जो आएगी वो आएगी आपके पास -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि दो चीज अपने पास आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी आ गई और अभिलंब की प्रवणता भी आ गई। लेकिन इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ tan साई लिखा, यहाँ भी कुछ लिख सकते हो क्या? अगर ऐसा कोण आ जाए तो लिख सकते हैं ना। ये वाली रेखा x एक्स के साथ कितना कोण बना रही है? धनात्मक दिशा से 90 प्लस साई का कोण बना रही है। तो अपन लिख सकते हैं m और n बराबर कितना? tan। और इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस कितना? साई। 90 प्लस साई की वैल्यू क्या होगी? माइनस कोट। तो मैं लिख सकता हूँ mn बराबर होगा माइनस कोट और ये हो गया आपका साई। अब आप कहोगे इसी से वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? जब निकाल सकते हैं ना, कैसे? mn बराबर माइनस कोट साई है तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे mn बराबर माइनस कोट को लिखोगे 1 अपॉन कितना? tan साई। ये मैं tan साई लिख दिया। अब इस tan साई की वैल्यू आपके पास है कितनी है? mn बराबर -1 बटे tan साई की वैल्यू आपको मालूम है ये रही f डैश x। तो यहाँ लिखोगे -1 अपॉन f डैश x। इससे भी वही आएगा कि अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। बात समझ में आ गई सबको? अब अपन इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस हैं, विशेष कंडीशन में स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता क्या क्या होती है इसके संबंध में। देखिए पहले मैं कह रहा था कि ये सिलेबस में आजकल नहीं है, वो बता देता हूँ यहाँ आपको, फिर थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पहले सिलेबस में ये भी था कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल दे रखा है, ऐसे नहीं कहकर दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं देता था, उन दो अलग अलग स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। और इसके बाद देखिए ये तो स्पर्श रेखा की लंबाई M से लेकर इस P बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई है, इस L से लेकर इस P बिंदु तक ये अभिलंब की लंबाई है। ये जो लंबाइयां हैं ये भी ज्ञात करना आती थी पहले, लेकिन आजकल ये 4 ही बिंदु आपके सिलेबस में दे रखे हैं तो अपन आगे बातचीत नहीं करेंगे। फिर कभी आगे जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो इस विषय पर भी बातचीत करके बता देंगे। देखिएगा अभी मैं कुछ केस ले रहा हूं, ठीक है, किसके? वो लेते हैं अपन टेंजेंट की विशेष कंडीशन और अभिलंब की विशेष कंडीशन, ठीक है। यहाँ नोट लगाकर मैं आपको 2-3 बात बताना चाह रहा हूं, पर्टिकुलर कुछ केस हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि स्पर्श रेखा x एक्स के समांतर हो तो क्या होगा? समांतर होगा तो भी आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, और अभिलंब होगा तो याद रखनी है। अभिलंब की कंडीशन में क्या होगा वो भी सुन लीजिएगा जरा। यहां लिख देता हूं दूसरी कंडीशन भी, यदि स्पर्श रेखा x एक्स के लंबवत हो तो क्या करना है अपने को? इन दोनों विषयों पर अभी बातचीत करनी है अपने को, थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे बस। पहली कंडीशन में देखिए आपका ग्राफ मान लो ऐसे है, ये एक आपको अक्ष दे रखा है मैंने, निर्देश तंत्र है। इसमें वक्र कैसा होना चाहिए कि उसकी स्पर्श रेखा जो है वो x एक्स के समांतर हो। स्पर्श रेखा या तो ऐसे होगी और या ऐसे होगी तो ही वो x एक्स के समांतर होगी। समझ में आती है ये बात? अब मान लो आपका वक्र ऐसे हो सकता है या नीचे की साइड हो सकता है। अब फलन की बात एक बार आपको नहीं करनी है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना। या तो ऐसे या ऐसे, दोनों कंडीशन में कोई सा भी ले सकता हूं मैं। यहां भी आप ऐसे या ऐसे कोई सा भी ले सकते हो। समझ में आ गई बात? अब अपने को ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है, मान लो ये P पॉइंट है और इसको मैं कहता हूं x1 और y1 है, ठीक है। ऐसे इन सब पर स्पर्श बिंदु है, चाहे इनमें से कोई सी भी लाइन आपकी स्पर्श रेखा हो, ये वाली लाइन x एक्स के साथ कितना कोण बनाता है आपको ये मालूम है पहले से। तो अगर यहाँ वक्र कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी दी हुई हो आपको तो साई की वैल्यू मालूम है। यहाँ साई की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी होगी? 90 होगी क्या? नहीं होगी। कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोई भी स्पर्श रेखा x एक्स के साथ देख लो कितने का कोण बना रही है? 0 का कोण बना रही है। ये वाली रेखा है वो इसके साथ, या ये वाली रेखा इसके साथ हमेशा 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको मालूम है mn की mt की जो वैल्यू होती है वो होती है tan और साई।
यहाँ साई कितना है, साई 0 है, तो ये हो गया एम टी इक्वल्स टू टेन कितना है 0। टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एम टी आपके पास कितना आ गया 0। अब चाहे आपको ग्राफ कोई सा भी दिया हुआ हो, आपको अगर ये कहता है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर है, इसका मतलब आपको प्यारे बच्चों यही समझना है कि उसकी dy अपॉन dx का मान, या उसके mt का मान, या उसकी ढाल का मान, या उसकी स्लोप का मान, या उसकी प्रवणता का जो मान है वो कितना होगा 0 होगा। समझ में आ गई बात। तो मैंने पहले केस के पहले पॉइंट में आपको ये बात समझा दी कि यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो आपको ध्यान रखना है उसकी प्रवणता हमेशा 0 होती है। ये बात समझ में आ गई। इसी में अपन दूसरी बात करते हैं कि यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के लंबवत हो तो क्या होगा। अब की बार देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेखा जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के लंबवत होगी। इसका मीनिंग ये है प्यारे बच्चों, आपकी रेखा या तो ऐसे जाएगी और या ऐसे जाएगी, ठीक है, ये कहीं से भी जा सकती है। अब आपका वक्र जो बना हुआ है वो वक्र मान लो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस बिंदु पर बना हुआ है। इस पॉइंट पर अगर रेखा जा रही है, ठीक है, वैसे ये फंक्शन है नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं एक बात समझने के लिए, या वो ऐसे हो सकता है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो। ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं ये फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूं, सिर्फ फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार यहां जो पॉइंट लिख रखा है ये मान लो आपका px1 और कितना है y1 है। अब अपने को ये समझना है कि इस कंडीशन में साई की वैल्यू कितनी है, चाहे दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ले आप, साई की वैल्यू दोनों कंडीशन में 90 डिग्री है। कितनी है, एक्स एक्स के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी साई बराबर अगर 90 डिग्री है तो एम टी का मान आप लोग जानते हो क्या होता है, टेन साई होता है। समझ गए। अगर टेन साई होता है तो एम टी बराबर आप लिखोगे 10 और साई की वैल्यू 90, और इसका मीनिंग आप जानते हो, या तो लिखो इसको 1/0, या लिखो इनफाइनाइट, या लिखो a/0। a/0 ए का मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो आप उनमें से कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो भी ये सही माना जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपकी स्पर्श रेखा एक्स एक्स के लंबवत होगी उस वक्त आपकी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो इनफाइनाइट होगी, और जब स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी तो आपकी प्रवणता जो होगी वो 0 होगी। लेकिन एक तीसरी जो कंडीशन है वो भी आप समझ लीजिएगा, आपके काम आ जाएगी कभी ना कभी। यदि आपके पास स्पर्श रेखा जो है वो, आप वीडियो को रोक कर प्यारे बच्चों आराम से इसको उतार लेना, बाद में मैं आगे की कहानी बता देता हूं। देखिए, अगर स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई है, यदि स्पर्श रेखा 3 नंबर पॉइंट है अपना, ये स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई है, समान कोण पर झुकी हुई है, तो क्या करना है वो सुनिएगा जरा। अगर समान कोण पर झुकी हुई है तो दो तरीके के डायग्राम आप बना सकते हो। कैसे कैसे बनाओगे वो सुन लीजिएगा जरा। पहला आप ऐसे बना सकते हो, मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी रेखा जो स्पर्श रेखा है वो ऐसे जाती है, वक्र आपका इधर भी हो सकता है और नीचे की साइड भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन में अपन इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो पॉइंट है इससे ऐसे गुजार सकते हो, तो भी ये रेखा दोनों अक्षों से समान कोणों पर झुकी हुई है। इस पर डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो और नीचे की साइड भी बना सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है एक बार, क्योंकि अपने को सिर्फ समझना है। इस कंडीशन में प्यारे बच्चों आप अगर देख पाते हो तो ये अगर आपका P पॉइंट है, ये x1 और y1 है, और अगर इसमें ये आपका P पॉइंट है और ये x1 और y1 है, तो इसमें x एक्स के साथ जो बना हुआ कोण है दोनों अक्षों से समान झुकी हुई है। इसका मतलब इधर भी 45 डिग्री है और ऊपर भी 45 डिग्री। इस कंडीशन में साई की वैल्यू जो आपकी है वो 45 है। अगर mt की मैं बात करूं तो ये 10 साई होता है, और साई की वैल्यू 45 है, तो mt बराबर हो गया आपका 10 कितना 45। समझ गए। 10 45 की वैल्यू 1 है, तो आपका mt जो आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना है। अगर x एक्स के साथ पर्टिकुलर ये कहता है कि 50 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा जाती है, या 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है, या 60 का बनाते हुए जाती है, तो आपको ऐसा ही काम करना है। यहाँ 45 है तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन इस कंडीशन में देखो, x एक्स के धनात्मक दिशा के साथ ये जो एंगल है वो कितना 135,
दोनों अक्षों से तो समान है, इधर और इधर दोनों अक्षों से समान बनाता है। देख लो ये भी 45 है और ये भी 45 है, दोनों अक्षों से समान कोण है। लेकिन अपने को तो ये दोनों नहीं देखने ना, अपने को तो ये पूरा देखना है। इसका मतलब आपकी साई की जो वैल्यू है वो है 135 डिग्री। यहाँ mt की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी tan साई। mt निकालोगे तो वो आएगा tan 135। ठीक है, 135 की वैल्यू आप लोग जानते हो, mt बराबर आ जाएगा -1। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस और इस दोनों डायग्रामों को एक साथ मिलाकर देखिए। ये भी दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली है और ये भी दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी क्या है, सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आपके जो mt की वैल्यू है वो दोनों ही कंडीशन वाली सही है, यानी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ±1 आएगी। तो ध्यान रखना, जिस समय आपको वो कहता है कि दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई है स्पर्श रेखा, उस वक्त आपको इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, mt बराबर आपको ±1 लेनी है। बस एक छोटी सी बात आज और करना चाह रहा हूं आपसे, अभिलंब के बारे में भी क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है क्या, उस पर बातचीत करने के बाद अपन अगली क्लास में सवालों को लेंगे। आज सिर्फ थ्योरी की जो बातें थी वो मैंने आपको पूरी बता दी है, शायद नहीं भी बताई है, सिर्फ ढाल की बात कर रहा हूं, रेखाओं की अभी समीकरण की चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ भी दूसरे नोट में अपन बात कर लेते हैं, यदि अभिलंब x के समांतर हो, x के समांतर हो, ठीक, तो क्या होगा, एक बात तो पहली ये समझनी है आपको आज। दूसरी बात, यदि आपके पास दूसरा पॉइंट है, यदि अभिलंब x के लंबवत है तो क्या होगा, इस बात का भी अपने को ध्यान करना है। अब आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, मैंने इतना बात आज बताया है उससे, कि अगर आपकी रेखा अभिलंब जो है x के समांतर है तो स्पर्श रेखा इसके लंबवत होगी, स्पर्श रेखा x के लंबवत होगी, तब आपका अभिलंब x के समांतर होगा। ये वाला आपका अभिलंब है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब ग्राफ आपका फिर कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना, ये वो फलन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आप कहोगे कि फलन जैसा बना दिया, लेकिन ये फलन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका वो कौन सा है, P है, और ये है आपका x1 और कितना y1, समझ में आ गई बात। अब इस कंडीशन में आप ये सोचो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, यानी mt की वैल्यू क्या होती है, tan 90 होता है 1 में कितना, 0। इस कंडीशन में ये वाली स्पर्श रेखा ही तो है, इस स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता कितनी है, प्रवणता है 1 में कितना, 0। अपने को निकालना है mn, क्या निकालना है, mn की वैल्यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, -1 में mt होती है, ये होती है, आपको मालूम होगा इस बारे में। अब देखिए mn की अगर वैल्यू निकालेंगे तो mn बराबर आपका होगा -1/mt। mt क्या है, 1/0 करोगे, 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब mn की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। जब स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट है उस वक्त आपके अभिलंब की जो प्रवणता है वो 0 होगी, समझ में आ गई बात। ऐसा ही इधर वाले में समझना है, इधर वाले में भी जैसा इसमें बताया उससे उल्टा ही है। यहाँ आपका अभिलंब कैसा है, x के लंबवत है, x के लंबवत है तो ये वाला तो अभिलंब है। स्पर्श रेखा कैसी होगी, ये वाली स्पर्श रेखा होगी। अगर ये स्पर्श रेखा है तो वक्र शायद कुछ ऐसा जा सकता है या नीचे की साइड जा सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। अपन यहाँ लेते हैं P पॉइंट, ये P पॉइंट है x1 और आपका क्या है y1। अब देखिए अगर आपकी स्पर्श रेखा ये वाली है तो ये x के साथ कितना कोण बना रही है, 0, यानी साई की वैल्यू आपकी कितनी है, 0। साई 0 है तो mt की वैल्यू जो है वो tan 0 की वैल्यू 0, यानी mt बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया।
अपने को मालूम है कि एम एन जो वैल्यू है अपनी वो है बराबर -1 बट्टा कितना mt, ये हो गया एम एन बराबर होगा -1 बट्टा mt की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिखोगे 0। अब आप इसको 1/0 कह दो या -1/0 या -∞ या +∞, कोई सा भी कह सकते हो। ये mn यानी अभिलंब की इस वक्त क्या है प्रवणता, तो ध्यान से सुन लो। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तो उसके अभिलंब की प्रवणता क्या होगी इनफाइनाइट। अगर आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट है तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी 0। स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर आपकी +-1 है तो अभिलंब की प्रवणता -+1 हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात। इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी जब आपको पूछा जाए तो इस बात को आप चेक कर सकते हो। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैंने आज आपको जो बात बताई है वो सिर्फ अपन ने बात की आज अभिलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणता के संबंध में। अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरणों को कैसे समझते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से आप समझ लेना, उसको नोट डाउन कर लेना, उसको याद कर लेना, क्योंकि यही चीज़ें अपने अगली क्लास में क्या आएगी काम आएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।